Hello friends, this is 20th session of Shashi Dream Foundation Career Counseling Program, and I am Dr. Aniket Dote here to counsel you about Bachelor of Dentistry BDS. Okay. So first of all, I am very thankful to Shashi Dream Foundation for bringing such kind of program towards society and towards community and involving us and towards their contribution towards the society. And we are we are really proud to be the part of this program, and we further look to any other opportunities if available for such a great initiative towards the society. So what BDS is, I will start with my journey. व्हेन आई वॉज स्मॉल, जब मतलब मैं 7-8 साल का था, आई यूज टू गो एट माई आंट्स होम. शी इज़ अ डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट है और मैं उनके यहाँ जाता था. तो मैं देखा करता था कि वो एक वहाँ पे एक हॉस्टल था, वहाँ पे वो रहते थे एक हॉस्टल में. तो वो हॉस्टल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे BDS के, डेंटिस्ट्री के. और वहाँ पे अक्सर जो आर्टिफिशियल टूथ रहते थे, जो प्लास्टिक के टूथ रहते थे, फिर स्टोन से बनाए हुए टूथ रहते थे. हर्षल, नाउ कैन यू हियर मी? तो जो वो स्टोन से बनाए हुए टूथ रहते थे, अपने यहाँ कास्ट रहती थी, जिसे हम कास्ट बोलते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के टूथ रहते थे. तो मैं वो अक्सर कलेक्ट करता था और वो ले आता था मेरे साथ, और मैं अपने दोस्तों को दिखाया करता था. तो एक अलग सा दोस्तों के बीच एक रैपो बिल्डअप होता था, और एक कनेक्शन बनता था, और लंबी लंबी बातें शुरू हो जाती थी बचपन में. और कई दांत कुछ ज़्यादा ही बड़े होते थे साइज में, वो मॉडल्स होते थे एक्चुअली. तो मैं उन्हें दिखाया करता था कि ये हाथी का दांत है, ये इसका दांत है, उसका दांत है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं होता था और उन्हें भी पता नहीं होता था. चलते रहते दोस्तों के बीच में बॉन्ड बनने लगता था, तो वो चीज़ मुझे पसंद आती थी. इसीलिए मैं काफ़ी सारे कलेक्शंस मेरे साथ ले आता था यहाँ पे और अपने दोस्तों को दिखाया करता था. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद ये चीज़ थी जो आगे जाके मुझे डेंटिस्ट्री की तरफ लेके गई. इस फैक्टर ने उसमें रोल प्ले किया है, कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है. वैसे मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं डेंटिस्ट बनूंगा या मुझे डेंटिस्ट बनना चाहिए, बट मुझे हमेशा से अट्रैक्शन था कि ये लोग करते क्या है. मुझे याद है, मैं हमेशा बचपन में उनके कैंटीन में जाके बैठता था और उनकी बातें सुनता था कि वो पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं उनके, और वो एक दूसरे से मतलब शेयर करते रहते थे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो ये सब बातें कहीं ना कहीं इन्होंने रोल प्ले किया है. उसके बाद 11th-12th यहीं से हुआ, और देन आई गॉट एडमिटेड इनटू VSPM डेंटल कॉलेज. ये 30 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी वेरिएंट इंस्टीट्यूट है. काफ़ी डाइवर्स कम्युनिटी से लोग यहाँ पे आते हैं, और ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं. कई हरियाणा से, छत्तीसगढ़, और मतलब गुजरात, अलग अलग स्टेट्स के लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है. अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, और ग्रो हम होते हैं उस माहौल में, हमारी ग्रोथ होती है. और साथ ही मतलब अच्छा ये था कि यहीं पे MBBS कॉलेज भी है, साथ में फिजियोथेरेपी कॉलेज भी, साथ में नर्सिंग कॉलेज भी. तो अलग अलग कल्चरल वेरिएशन तो है ही, और साथ में प्रोफेशनल वेरिएशन भी है. अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से भी इंटरेक्ट हो रहे हैं साथ ही में. तो ये एक काफ़ी अच्छा हमें माहौल मिला स्टार्टिंग से.
और अलग अलग लोगों के साथ खाना शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। अलग अलग लोगों के साथ रूम शेयर होते थे, एमबीबीएस के रूम पार्टनर्स रहते थे, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक हेल्थ के प्रति हमें ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने को मिलता था, एक ज़्यादा हमारी चर्चाएं होती थी हेल्थ के ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती है। जब 12th हुआ तो एंट्रेंस के लिए हमारे एट दैट टाइम देयर वाज पीईटी एंड पीएमटी। तो तब ये नीट की जो एग्ज़ाम है, जो अभी है ऑल ओवर इंडिया जो एक कॉमन एग्ज़ाम है, तो वो तब नहीं हुआ करती थी। तब पीईटी और पीएमटी ये दो एग्ज़ाम्स हुआ करती थी, जिसे हम प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट ऐसे बोलते हैं। तो और एक एग्ज़ाम हुआ करती थी जो एसोसिएट थी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट डेंटल इंस्टीट्यूशंस, इनका एक एसोसिएशन था और वो एसोसिएट एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे और उसके थ्रू भी एडमिशन्स होती थी। तो जो सीट कोटा था वो ऑल इंडिया में और फिर एसोसिएट में और फिर पीएमटी में और एनआरआईज में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो एक एग्ज़ाम नहीं थी, जैसे अभी एक ही एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम है। तो तब वैसे नहीं था, अलग अलग एग्ज़ाम्स थे और अलग अलग एग्ज़ाम्स के थ्रू एडमिशन्स होती थी। तो तब पीएमटी और एसोसिएट ये दोनों एग्ज़ाम्स हम अपीयर करते थे नेचुरली, जिसमें हो जाए उससे हम सीट ले लेते थे। अभी तो जो आयुष कोर्सेस है, बीडीएस, एमबीबीएस और सारे जो भी है, एमएस, बीएचएमएस, सबके लिए एक ही कॉमन एग्ज़ाम हो गई। तो अभी तो ये सीन है कि नीट आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप ओपन में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स नीट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। और अगर अदर कास्ट में आते हैं, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं, तो 40% मार्किंग इसमें चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो इसमें भी अभी भी नीट के लिए ऑल ओवर इंडिया एक कोटा है और स्टेट कोटा है। तो ये दो कोटा से फिल होती है सीट। ऑल ओवर इंडिया कोटा का 15% परसेंटेज रहता है, 15% सीट्स जो है एक कॉलेज में, वो ऑल ओवर इंडिया कोटा से फिल होगी। और जो रिमेनिंग परसेंटेजेस ऑफ है, जैसे 85% है, वो कोटा जो है वो स्टेट के थ्रू फिल होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी है, यहाँ पे नीट में भी है। और लगभग 3 से 4 राउंड होते हैं हर साल, डिपेंड करता है, वैरी करता है हर साल। कोई मतलब कभी 2 हो गए, तीसरा हो गया और चौथा नहीं हुआ। तो चौथा तो मतलब जब ज़्यादा सीट्स हो और ज़्यादा रैंकिंग्स आ गई तो ऐसे केसेस में, नहीं तो 4th राउंड तो कम ही होता है। फिर हमने एडमिशन ली और हम वहाँ पे गए, कॉलेज शुरू हुआ, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। मुझे अभी भी याद है कि मैं डेनिम और नीचे जीन्स था और स्पोर्ट्स शू थे, जो उसके बाद मैंने कभी नहीं पहने, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था कि ऐसी चीज़ें इस प्रोफेशन में नहीं चलती। तो उनकी बातें मेरे जल्दी से समझ में आ गई, क्योंकि सीनियर का तरीका समझाने का हॉस्टल्स में स्पेशली बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार से समझाते हैं। तो वो बातें मुझे जल्दी से समझ में आ गई और वो कपड़े तो मैंने कभी पहने नहीं बाद में। और फर्स्ट ईयर में हमारे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में हमारे यहाँ DADH एक सब्जेक्ट होता है। DADH एक सब्जेक्ट होता है, हाँ, प्यार होता है सीनियर्स का, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। फिर DADH में हम क्या करते हैं, DADH में हमें एक वैक्स ब्लॉक दिया जाता है, हमें कार्विंग करनी पड़ती है उसमें, कि एक वैक्स ब्लॉक के ऊपर एक डेंटल इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे हम कार्वर कहते हैं। और वो कार्वर से आप कार्विंग कीजिए, आप कुछ बनाइए, वो वैक्स ब्लॉक का कुछ भी बना सकते हैं। इमेजिनरी कार्विंग, पहला जो सबसे पहला हमें टास्क दिया जाता है डेंटिस्ट्री में, वो होता है इमेजिनरी कार्विंग का। आप कुछ भी बनाओ, उस वैक्स ब्लॉक का आप क्या बना सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट्री इस शब्द में ही एक आर्टिस्ट छुपा है। आप अगर देखोगे तो 10 डेंटिस्ट में से लगभग 7 या 8 डेंटिस्ट आपको आर्ट वर्क करते हुए मिलेंगे। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्केचेस कर रहा है, कोई
गिटार बजा रहा है, कोई कविताएं कर रहा है, तो ये सब आर्ट वर्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे डेंटिस्ट्री में। क्योंकि हमें मतलब डेंटिस्ट्री को अगर आप स्प्लिट करोगे तो वो आर्टिस्ट और डॉक्टर ऐसे स्प्लिट होता है, तो वो कॉम्बिनेशन है डॉक्टर और आर्टिस्ट का जो जाके डेंटिस्ट बनता है, इसीलिए यहाँ पे आर्ट वर्क आ ही जाता है। तो इमेजिनरी कार्विंग हम मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने बहुत सोचा, तो बाद में एक मेरी ही आंटी की मेरे पास एक बुक थी, उस बुक में से मैंने एक इमेजिनरी कार्विंग बनाई, और वो दूध की कार्विंग थी। एक्चुअली आप कुछ भी बना सकते हो, मछली, चप्पल, ग्लास, चम्मच, कुछ भी, एनीथिंग, चॉकलेट, कैंडी, और वो बना के आपको दिखाना है टीचर को। तो मैंने एक दूध बनाया और वो टीचर को दिखाया, उन्हें काफ़ी पसंद भी आया था, मुझे भी दिया। तो देन हमें धीरे धीरे फिर उसके ऊपर अलग अलग टीथ बनाना सिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सब कुछ लाइन में फॉल नहीं होता कि ये जो हो रहा है ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब जाके अगर हम पीछे देखें उस टाइम में तो हमें क्लियरली दिखता है कि ये सब हमारे हैंड स्किल्स को इम्प्रूव करने के तरीके हैं, और ये कंपलसरी है, इसके बगैर मतलब डेंटिस्ट्री इनकम्प्लीट है। DDH कार्विंग तो रहती है, मतलब ये होना ही चाहिए। तो कुछ ऐसी और भी स्किल्स है डेंटिस्ट्री के, जैसे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमें धीरे धीरे करके एक एक करके आती है, मिलती है। मतलब जो डाइवर्सिटी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया, तो वो डाइवर्सिटी भी काफ़ी हेल्प करती है, और पहले से एक इंटरेक्शन वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो पेशेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग कल्चरल वेरिएशन, जब आपके पास अलग कल्चर से पेशेंट आता है तो उनकी क्या प्रायोरिटीज होती है, तो वो आपको समझना ज़रूरी होता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना होता है। तो ये सब हमें सीनियर से भी काफ़ी सीखने को मिलता है, और टीचर्स भी हमें काफ़ी हद तक ये सब सिखाते हैं। उसके बाद DADH के बाद एक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है। मतलब कि जो प्री क्लिनिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हम डायरेक्टली इसे क्लिनिक्स में नहीं करते, डायरेक्टली पेशेंट्स के ऊपर नहीं करते, इसे हम पहले सिखाते हैं, तो इसलिए उसे प्री क्लिनिक्स कहा जाता है। तो हम एक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है जिसे हम प्रोस्टोडोंटिक्स के नाम से, डेंटल मटेरियल्स वो तब कहते हैं। डेंटल मटेरियल्स और प्रोस्टोडोंटिक्स ये थोड़े इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, और वहाँ पे हम प्री क्लिनिक्स में काम करते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग ढांचों में टीथ का अरेंजमेंट करते हैं, और टीथ को अरेंज करते हैं प्रॉपर, उनका अलाइनमेंट सीखते हैं कि वो उनको कैसे अलाइन किया जाए, वो कौन से पोजीशन में रहते हैं, उनकी उनकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। तो ये सब हमें उस सब्जेक्ट में सीखने को मिलता है प्री क्लिनिक्स में। और फिर दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। फिजियोलॉजी में नॉर्मली ब्लड कितना होना चाहिए, और RBCs कितने होने चाहिए, WBCs कितने होने चाहिए, ये सब, लीवर कैसे फंक्शन करता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कहाँ से ब्लड कहाँ पे पंप होता है, ये सब हमें फिजियोलॉजी में सीखने को मिलता है। फिर एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी, आपने वो मूवी देखी होंगी अभी रिसेंटली आई थी, कबीर सिंह, जिसमें वो एक्ट्रेस के हाथों के ऊपर डायग्राम्स वगैरह बनाता है। तो ये सब एक नॉर्मल पोजीशन क्या होती है मसल्स की, अंदर के वेन्स की, और मतलब स्ट्रक्चर्स, जो ऑर्गन्स है वो कैसे कैसे प्लेस्ड होते हैं, उन्हें किस किस चीज़ों का सपोर्ट होता है उस जगह पे प्लेस होने के लिए। तो ये सब हमें एनाटॉमी में सीखने को मिलता है। प्लस वहाँ पे हमें क्लिनिक्स में अगर कुछ हम परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल्स के से देखा जाए तो हमें डायसेक्शन करना पड़ता है डेड ह्यूमन बॉडी पे, तो ताकि हम सीख सकें। इसका भी यही एक मकसद होता है कि हम सीखें कि कहाँ पे है, कौन से पोजीशन पे कौन से ऑर्गन्स है, कौन से वेन्स है, कौन से मसल्स है, और वो प्रॉपरली हमें मतलब बताना पड़ता है। तो कभी तो अब हमें अभी याद है कि कुछ लोग मतलब हम भी शायद उनमें से एक थे कि
लंग्स की बजाय हार्ट उठा लिया, हार्ट की बजाय लीवर उठा लिया, कि मतलब तब ऑर्गन्स की इतनी समझ नहीं होती। धीरे धीरे करके जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि ये है क्या, इनका मतलब कहाँ होते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, और उनका एक जो पूरा यूनियन है उसे हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो वो पूरे ह्यूमन बॉडी को तोड़ तोड़ के देखना, तो ये एनाटॉमी का एक मतलब क्या कहते हैं उसे, मोटो होता है एनाटॉमी सीखने का। फिर उसके बाद तो सेकेंड ईयर में जैसे जैसे हम फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम ओवरऑल सब्जेक्ट से डेंटिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, तो उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए जाते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली हमें बेसिक सीखने को मिलता है, सब तरफ से डाटा कलेक्ट होता है इनिशियली, और फिर उसका सेंस हम बनाते हैं जब हम डेंटिस्ट्री के कोर सब्जेक्ट में आते हैं, तो ये सब वहाँ पे अल्टीमेटली यूज़ होता है। फिर सेकेंड ईयर में जो एक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट पता है आपको, प्रोस्थोडोंटिक्स का, वो कंटिन्यू होता है। साथ में ये डेंटल मटेरियल्स भी होता है, जहाँ पे हम अलग अलग डेंटल मटेरियल्स होते हैं, जिससे आजकल मतलब आपने सुना होगा कि सीमेंट, मेरे दांत में सीमेंट भर दिया, मेरे दांत में चांदी भर दी, तो ये सब इन इन सब की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब कब यूज़ करनी चाहिए, कब कौन सी केसेस में नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्या यूज़ करने से क्या डिसएडवांटेज होंगी, ये सब हमें उस सब्जेक्ट में डेंटल मटेरियल्स में सीखने को मिलता है। और काफ़ी का मतलब काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी नए नए डेंटल मटेरियल्स, नए नए दिन आविष्कार होते रहते हैं। तो रिसर्च तो एक मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलती रहती है। और अलग अलग मटेरियल्स आज भी आते हैं, तो इन सब के साथ हम अपडेट होते रहते हैं। जैसे पहले जो मटेरियल्स होते थे, पहले जो गोल्ड फिलिंग, सिल्वर फिलिंग्स, जो चांदी भरना, सोना भरना दांतों में जिस रेट में चलता था, वो आज उतना नहीं चलता। आजकल वो कम हो गया है। और तो मतलब दांत के रंगों के जो मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल्स आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सब चेंजेस जो है वो जैसे जैसे क्या कहते हैं कि ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं, वैसे वैसे चेंजेस में भी आ रहे हैं। और हम जो पेशेंट डिमांड करते हैं उस हिसाब से हमें वो मटेरियल्स वेरी करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है। फिर सेकेंड ईयर में उसके ही साथ दूसरे भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और सेकेंड ईयर में एक काफ़ी कुछ क्लिनिकल स्किल्स हमें सीखने को मिलती है। काफ़ी क्लिनिकल स्किल्स एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है थर्ड ईयर में सर्जरी, मेडिसिन, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। एक फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर में होता है, जहाँ पे हमें मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन कौन कौन से है, क्या क्या है, ये सब सीखने को मिलता है। कौन से मेडिसिन कब कैसे फॉर्म होते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म होता है, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमें सीखने को मिलता है। और ये मेडिसिन से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन में तो हमें ये सीखने को मिलता है कि कौन सा डिसीज़ है और इसमें कौन से प्रकार के हमें टैबलेट्स देना है। रादर फार्माकोलॉजी में वो मेडिसिन का हमें कंपोजिशन का, एक कंपोजिशन का क्या क्या मैकेनिज्म है, ये सब पूरे डिटेल में सीखने को मिलता है। तो ये उन दोनों के बीच में एक वेरिएशन है। और फिर उसके साथ एक सर्जरी सब्जेक्ट होता है। सर्जरी में हम सीखते हैं कि जो मैंने पहले एनाटॉमी बताया, तो वो इसका बेस होता है एक तरीके से। वो हमने लोकेट कर लिया पे कहाँ पे क्या है। अभी सर्जरी में हमको परफॉर्म कैसे करना है, मतलब जो लोग होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे कौन सा कट देना है, कैसे काटना है,
वो हमें सीखने को मिलता है। क्या क्या डिसीज़ ऐसे है जो जिनकी सर्जरी की जा सकती है और उनकी सर्जरी हमें कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हम सर्जरी में सीखते हैं। ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट सब्जेक्ट है और मतलब इतना हमें वो उसमें परफॉर्म नहीं करना पड़ता वहाँ पे पेशेंट्स पे एज अ सर्जरी हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें सीखना उसमें काफ़ी कुछ सीखने जैसा होता है कि जैसे आपको स्टिचेस लगाना है पेशेंट को जहाँ पे अगर कट हुआ है या कुछ केसेस है, कुछ एक्सीडेंटल केसेस है मान लो, तो उनको मॉनिटर करना है, उन पे उनको स्टिचेस देना है। तो ये सब जो इनिशियल मतलब काम है, तो ये वहाँ पे सर्जरी में कर सकते हैं। फिर थर्ड ईयर के बाद फाइनल ईयर में आ जाते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट जो टोटली डेंटिस्ट्री को मतलब बिलोंग करते हैं। तो जहाँ पे अलग अलग हमें जो स्पीयर्स है डेंटिस्ट्री का, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो वो देखने को मिलता है। वो अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे मतलब मैं मेरी सब्जेक्ट से शुरू करूँगा, पब्लिक हेल्थ से। तो यहाँ पे हमें पब्लिक हेल्थ में लोगों तक जाने को, कम्युनिटी से इंटरेक्ट कैसे करना है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये उनके पास जाके हमें सीखना होता है। ये बाकी सब्जेक्ट से इसीलिए अलग है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में पेशेंट आपके पास आता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ में आपको पेशेंट के पास जाना है। ये एक्चुअली बहुत एक डिफरेंस है कि मतलब प्राइवेट प्रैक्टिशनर और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर में, कि पब्लिक हेल्थ में आपको पेशेंट के पास पहुंचना है हर तरीके से, हर माध्यम से। मतलब जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप पेशेंट के पास पहुंचिए, उनको बताइए कि, और उनको उनको खींच के लाइए क्लिनिक तक। अगर वहाँ पे अगर आपको कुछ दिख रहा है कि उनमें कुछ समस्या आपको मालूम पड़ रही है, तो ट्राई कीजिए कि वो या तो क्लिनिक तक आए, या तो उनको वहीं पे कुछ ऐसा प्रोवाइड हो कि उनकी जीने के तरीके जो है वो बेहतर हो, उनकी लाइफ हेल्दी लाइफ हो मतलब, और उनकी स्माइल्स खास तरीके से इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये तो था। फिर इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ में सर्वेज और बायोस्टैटिक्स का काफ़ी पार्ट मतलब प्ले होता है। फिर इसके बाद आ जाता है ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी एक काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी क्या कहते हैं कि इमरजेंसी वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे कभी भी आपको पेशेंट्स मिल सकते हैं, और एक्सीडेंटल केसेस, ट्रॉमा केसेस, कुछ कहीं पे अगर किसी का जॉ बाहर है, मतलब नीचे का जबड़ा बाहर है, तो उसे अंदर कैसे ले जाए। और जैसे कैंसर केसेस होते हैं जो लंग कैंसर, सॉरी टंग कैंसर के होते हैं, लिप कैंसर के होते हैं, जॉ कैंसर के होते हैं, जो तंबाकू सेवन से वगैरह जो कैंसर होता है, इसके जो सारे केसेस होते हैं, ये कहाँ पे रिमूव होता है, ये एक ओरल सर्जन रिमूव करता है। ये ओरल सर्जरी वालों का काम होता है कि उसे प्रॉपरली रिमूव करें। और ये सब हमें वो सब्जेक्ट सिखाता है, ओरल सर्जरी सब्जेक्ट सिखाता है। प्लस जो अक्कल दाढ़ जिसे कहते हैं, विजडम टूथ जिसे कहते हैं, तो वो रिमूव करना, उसे काटना। तो ओरल सर्जरी में सब कट एंड टीयर वाले जो काम होते हैं, वैसे वैसे काम ज़्यादा होते हैं, और वैसे काम ज़्यादा होते हैं ओरल सर्जरी में। फिर उसके बाद आ जाता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में हमें जानने को मिलता है कि एक केस है, उसे डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि उस केस को हुआ क्या है। क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट के मुंह में आपको सिर्फ दांत दिखेगा, उस दांत के अंदर क्या है ये समझने के लिए आपको डायग्नोस करना पड़ेगा रेडियोलॉजी की मदद से, है ना। तो एक्सरेज वगैरह जो निकालते हैं, टीथ के एक्सरेज वगैरह जो निकालते हैं, और उनका डायग्नोसिस कि कौन सा डिसीज़ है प्रॉपर स्पेसिफिक, तो ये डिसीज़ हमें वहाँ पे सीखने को मिलता है। फिर आ जाता है ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी में भी कितने प्रकार के डिसीज़ होते हैं हमें ये सीखने को मिलता है कि
कितनी कितनी डेंटिस्ट्री में क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं, आज तक क्या क्या डिसीज़ पाए गए हैं, ये सब हमें ओरल पैथोलॉजी में सीखने को मिलता है। और उन डिसीज़ के ऊपर आपको क्या मेडिसिन देना है, क्या नहीं देना है, ये सब आपको ओरल रेडियोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन में जानने को मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोस्थोडोंटिक्स, जो मैंने पहले बताया कि प्री क्लिनिकल पार्ट में रहता है। फिर प्री क्लिनिकल से अभी उसका क्लिनिकल पार्ट प्ले होना चालू हो जाता है कि क्लिनिकल पार्ट में अब यहाँ पे आप डायरेक्टली पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे हो। और मतलब जो एक अगर टीथ मिसिंग है, कहीं पे टीथ नहीं है तो उन्हें टीथ लगा के देना, ये सब जो काम होता है, जो मतलब अक्सर बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है कि उसे डेंचर की ज़रूरत होती है। एक मतलब एक भी दांत उनमें रहता नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या करें, तो पूरा के पूरे सारे के सारे दांत उन्हें लगा के देने पड़ते हैं। तो ये सब जो केसेस होता है ये प्रोस्थोडोंटिक्स में आता है। प्लस इम्प्लांट केसेस जो होते हैं ये सब प्रोस्थोडोंटिक्स में आते हैं। तो ये सब सर्जरी में भी आते हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स में भी आते हैं। यहाँ पे मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट इम्प्लांट केसेस में काम करते हैं। तो फिर उसके बाद आ जाता है पेरियोडोंटोलॉजी। पेरियो में आएगा गम डिसीज से रिलेटेड। आपके जो गम है, जिसे गम से खून आना और गम छिल जाना, गम नीचे जाना, ये सब जो गम के डिसीज है, और या ऐसे कहे कि टूथ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जहाँ पे टूथ लोकेटेड होता है उसके सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स है उनके क्या डिसीज होते हैं, वो सब डिसीज जो है वो पेरियोडोंटोलॉजी में आते हैं। उन उन सबको सीखना पेरियोडोंटोलॉजी में आता है। प्लस इम्प्लांट्स भी पेरियोडोंटोलॉजी में भी आते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पीडोडोंटिक्स। पीडोडोंटिक्स है कम्प्लीटली एज रिलेटेड सब्जेक्ट है। यहाँ पे एज रिलेटेड इसलिए कि ये छोटे बच्चों का सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे जो छोटे बच्चों के जो टीथ है उनमें उनके बारे में सब सिखाया जाता है, उनको कैसे हैंडल करना, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझाया जाता है ताकि आप बच्चे को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, बेटर तरीके से हैंडल कर सके। क्योंकि बच्चे हैंडल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक डेंटिस्ट के लिए, जब वो डेंटल चेयर और वो सब इंस्ट्रूमेंट से दिखाई पड़ते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमें वहाँ पे सिखाया जाता है कि पीडोडोंटिक्स कि हमें कैसे हैंडल करना है, उनको किस किस आदतों से बचाना है बच्चों को, ताकि उनके दांत एक बेहतर तरीके से ग्रो हो सके। तो ये सब हमें वहाँ सिखाया जाता है। फिर आ जाता है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स में हम सीखते हैं कि जो टीथ है, आड़े टेढ़े टीथ है, उन्हें प्रॉपर अलाइनमेंट में कैसे लाए, उन्हें सीधी तरीके से कैसे रखा जाए, उनको एक फिजिक्स कैसे एक्ट करता है, फोर्स कहाँ से लगाना है ताकि उन्हें सीधा किया जा सके, ये सब हमें वहाँ पे सीखने को मिलता है ऑर्थोडोंटिक्स में। फिर आ जाता है एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स में टूथ को जो इन्फ्लामेशन होते हैं या केरीज होते हैं, तो कीड़ लग जाना हम जिसे कहते हैं, तो ये कीड़ लग जाना क्या है, और ये अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टीथ के सरफेसेस को सीखते हैं कि अलग अलग जगहों से कैसे कीड़ निकाली जा सकती है। रूट कैनल थेरेपी आपने सुना होगा, एक काफ़ी कॉमन टर्म है। तो ये रूट कैनल थेरेपी क्या होती है और इसे कैसे परफॉर्म करना है, तो ये सब जो है ये सब हम एंडोडोंटिक्स में सीखते हैं। उसके बाद ये तो थे हमारे सब्जेक्ट्स थे। तो यहाँ तक तो मतलब एक एक साल फोर्थ ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट से हमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना पड़ता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, प्लस थियरी परफॉर्म करनी पड़ती है। और ईयरली पैटर्न में ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं सारे। सिर्फ एक फाइनल ईयर को अगर छोड़ दें कि वहाँ पे सेमिस्टर पैटर्न्स में एग्ज़ाम परफॉर्म होती है कि पहले 6 महीने में
4 सब्जेक्ट, फिर 6 महीने में 4 सब्जेक्ट, तो ऐसे करके पूरे वो 8 सब्जेक्ट कवर होते हैं जो कोर सब्जेक्ट है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री एक काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग है डेंटिस्ट्री कि आपको लोगों की स्माइल सुधारने का मौका मिल रहा है। लोगों की स्माइल अगर सुधर जाए तो वो लोगों में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करती है, और वो कॉन्फिडेंस, वो स्माइल इस पूरे पूरे वर्ल्ड में एक प्यार का और एक शांति का संदेश देती है। तो ये डेंटिस्ट्री हमारे लिए मतलब ब्लेसिंग है सीरियसली, कि आपको किसी की स्माइल बेहतर करने का एक मौका मिल रहा है, और पेशेंट से काफ़ी इसी इसमें जुड़ाव भी हमारा बढ़ता है। और डेंटिस्ट्री आपको एक उसके साथ अगर आप मतलब हम पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट है, हमें पता है कि एक सर्विस देने का लोगों को कैसे उन्हें सर्व किया जाए, ये भी हमें सिखाती है। फिर डेंटिस्ट्री आपको एक एंटरप्रेनर बनाती है। अगर आपने BDS कर लिया और आपको फर्दर कुछ पढ़ना नहीं है, बस BDS कर लिया, मास्टर्स नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने आपका क्लिनिक ओपन कर दिया और आप खुद एक एंटरप्रेनर बन गए। आप खुद एक मतलब आपका खुद का एक क्लिनिक है, आप खुद उस क्लिनिक के मालिक हो, और आपके पास एक डेंटल टीम है, आप उसके लीडर हो, आप सबको लीड कर रहे हो, और आप इसके साथ उनको वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें आप पे कर रहे हो। तो मतलब एक तरीके से आप एक एंटरप्रेनर बन चुके हो। डेंटिस्ट्री डिमांड करती है कि आप क्रिएटिव होने चाहिए। आपको अगर माइन्यूट चीज़ें सीखनी है इस फील्ड में, तो आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है। प्लस आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट कभी भी आ सकता है, और अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ रूट कैनल थेरेपी के पेशेंट आए, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट वाले पेशेंट आए, तो ऐसा नहीं होता है। तो अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते हैं, तो इसीलिए आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी रहता है। इसमें डेंटिस्ट्री आपको एक अर्निंग पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो ये सब मतलब डेंटिस्ट्री एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। हमारा कॉलेज जो है मतलब यहाँ पे VSPM डेंटल कॉलेज भी लगभग 3 डेकेड ओल्ड है, और इसके साथ मतलब पूरे इंडिया में भी काफ़ी अच्छे डेंटिस्ट्री के काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे मौलाना आज़ाद कॉलेज हो गया, GDC मुंबई हो गया, मणिपाल कॉलेज हो गया, फिर GDC बैंगलोर हो गया, और PGI रोहतक हो गया, बापूजी डेंटल कॉलेज, वाराणसी BHU, नायर डेंटल कॉलेज। तो ये सब काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं डेंटिस्ट्री में। इसका एक अक्सर पूछा जाता है कि डेंटिस्ट्री अगर हम करते हैं तो आगे जाके क्या स्कोप है, हमें कहाँ पे जॉब मिल सकती है, क्या हो सकता है। तो एक तो मैंने सबसे पहला ऑप्शन आपको बताया कि आप खुद का क्लिनिक स्टार्ट करके आप एंटरप्रेनर बन चुके हो, आप एंटरप्रेनर बन गए, ठीक है, आप एक टीम लीड कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, आप उन्हें भी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो दिस बिकम्स अ ग्रेट थिंग। मतलब उसके अलावा अगर आपको क्लिनिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक एकेडेमिया बन के एक्ट कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कि अलग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है तो फिर मास्टर्स का सब्जेक्ट, और अगर नहीं किया है तो फिर जनरली कोई भी सब्जेक्ट में आपको अलॉट करके वहाँ पे पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है। फिर ये भी नहीं करना है, आप खुद का क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंसल्टिंग क्लिनिक डेंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, एक कंसल्टिंग डेंटिस्ट की तरह, जहाँ पे आप आपका खुद का क्लिनिक नहीं है, लेकिन आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों के क्लिनिक में जाके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, कई लोगों के पास काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, कई लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होती जो आपके पास होते हैं, तो वो आपको बुलाते हैं और आप वहाँ पे मतलब
मतलब सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं और वेरियस डेंटल ऑपरेशंस आप वहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं। आजकल नेशनल हेल्थ मिशन में भी डेंटिस्ट को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ पे, और डेंटिस्ट की काफ़ी जगह भी खुलने लगी है। तो नेशनल हेल्थ मिशन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डेंटिस्ट के लिए। उसके बाद आर्मी डेंटल कॉर्प्स है, इंडियन नेवी है, तो वहाँ भी डेंटल की काफ़ी वैकेंसीज निकलती है, और एयरफोर्स में भी काफ़ी वैकेंसीज निकलती है। लेकिन वहाँ पे भी आपको आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस तो परस्यू करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब आपको वहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस परस्यू करने के लिए ही रखा जाता है, ताकि आप वहाँ के आर्मी प्रोफेशनल्स हैं, नेवी प्रोफेशनल्स हैं, एयरफोर्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको आप ट्रीट कर सकें। फिर इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है अलग, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स एक जो होते हैं वो अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो आप लेकिन उसका जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी आपको एक काफ़ी टाइम देना पड़ता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक कोई जो ट्रस्ट के काफ़ी हॉस्पिटल्स होते हैं स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, तो वो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है पेशेंट का। अगर आप आपके हैंड स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इसके बाद आप इंटर्नशिप के बाद 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। फिर अगर आप इंडियन रेलवेज़ में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी डेंटिस्ट्री की काफ़ी सारी पोस्ट निकलती है, तो इंडियन रेलवेज़ में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है और रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। रिसर्च में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जैसे डेंटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डेंटल मैन्युफैक्चरर्स, वो आपको रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अवेलेबल करा के दे सकते हैं। डेंटल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो डेंटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर इसके अलावा आईसीएमआर और जो बीआरआईएसी होता है, तो जो बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो वो भी आपको रिसर्च में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं कि वो एक टेम्प्रेरी बेसिस पे, मतलब परमानेंट बेसिस पे नहीं, लेकिन टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको 2 साल 1 साल के ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग, तो आपको वो प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए आपको इनवाइट किया जाता है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वो आप उनको वहाँ भी परस्यू कर सकते हैं। प्लस अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, यहाँ पे नहीं करना है, तो जो वेरियस जर्नल्स होती है डेंटिस्ट्री की, जो पब्लिकेशंस होते हैं, वो भी डेंटिस्ट हायर करते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा डीप इंसाइट्स मिल सके। जो उनके पास आर्टिकल्स आते हैं उनको वो समझ सके, तो उनकी भी वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फिर अगर आपको इंडिया में काम नहीं करना है, अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, तो वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा से है फॉरेन कंट्रीज़ में भी, लेकिन मतलब इतना आसान नहीं है। और अभी तो कोविड-19 के बाद तो अभी और भी थोड़ा मुश्किल हो चला है। तो हर कंट्री की अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है, वो अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है हर कंट्री, तो उनमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप वहाँ पे जाके उनके यहाँ आप काम कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ है जैसे जर्मनी हो गया, उनके अलग स्टैंडर्ड्स है डेंटिस्ट्री को लेकर, तो उनके स्टैंडर्ड्स में वो आपको पहले उनके स्टैंडर्ड्स सिखाते हैं और फिर आपको काम करने की परमिशन देते हैं। मतलब पहले तो आपने एग्ज़ाम देनी है, फिर एग्ज़ाम के बाद आपको वो स्टैंडर्ड सिखाए जाएंगे और आपको वापस से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, एक तरीके से इंटर्नशिप कराई जाएगी, और फिर उसके बाद आपको एक्चुअल पेशेंट्स पे परफॉर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटी वो लोग देते हैं।
तो ये सब था डेंटिस्ट्री के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। कोई क्वेश्चन अगर हो किसी को। प्लस ये सब करियर के साथ आप मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है उसमें भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी मेकिंग वगैरह ये सब इसमें जाना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है डेंटिस्ट के लिए। और उसको परस्यू करने के लिए लेकिन आपको थोड़े अलग कोर्सेस करने पड़ेंगे पहले, जो जो हमारे मास्टर्स में नहीं आते, जो जो कोर ब्रांचेस है डेंटिस्ट्री की उनको छोड़ के जाते हैं, मतलब उनसे वैरी करते हैं काफ़ी हद तक। तो ऐसे कुछ कोर्सेस करने के बाद आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। So this was all about dentistry। तो इसे आप एक ज़रूर करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। और मतलब इंडिया में भी काफ़ी सारे डेंटिस्ट की ज़रूरत है, और स्पेशली रूरल इंडिया में जहाँ पे मतलब जो रेशो है एज़ कम्पेयर टू अर्बन डेंटिस्ट और पॉपुलेशन का, वो काफ़ी वीक है। तो मतलब इंडिया को काफ़ी डेंटिस्ट की फ़िलहाल ज़रूरत है, और इसे एक ऑप्शन की तरह देखने में कोई हर्ज नहीं मुझे लगता है। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग, and thank you Shashi Dream Foundation once again for giving me this wonderful opportunity to interact with people and being part of this program. Thank you.